तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था रूपकुंड वाले ट्रैक में। ऊपर एक कैंप जा रहा था कुछ सामान रखने और रास्ते में मुझे भालू मिला। लगभग इतनी दूरी का था कि 10 मीटर पे बैठा था। फिर मैंने उसको देखा, उसने मेरे को देखा। मेरे दिमाग में आया कि अब क्या करूँ मैं, तो मैं भागा कि मुझे भागना नहीं था। भागा तो फिर वो मोमेंट सुन के वो मेरे पीछे भागा। बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पेड़ के बीच में छुपा। मान लो कल ऐसा कुछ हो गया कि इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी सब बंद हो गई, ब्लैकआउट में चली गई हमारी सिटी, तो अब सबसे पहले स्टेप वाइज बताओ हमें क्या करना है। जैसे कुछ ऐप्स है, जैसे गाया ऐप, तो ये ऑफलाइन मैप प्रोवाइड करती है। कुछ प्लांट बेस्ड ऐप है, जैसे आप कैमरे में प्लांट डालोगे तो प्लांट के बारे में पता चल जाएगा कि प्लांट खाने लायक है नहीं है, जहरीला है। आपको एक टूल किट बनानी चाहिए जिसमें रस्सी वगैरह हो, फिर इमरजेंसी फर्स्ट एड किट हो। मैप रीडिंग सीखना चाहिए कि आप मैप कैसे रीड कर सकते हैं। ऑल राइट, स्वागत है आप सभी का एक नए पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आज हम इनके साथ सेकंड टाइम पॉडकास्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त पैशनेट ट्रैवलर, फियरलेस माउंटेनियर हैं मधुसूदन भाई हमारे। इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं भाई, इन्होंने माउंट एवरेस्ट बहुत ही कम उम्र में ये माउंट एवरेस्ट चढ़ गए थे और 30 से भी ज़्यादा समिट इन्होंने करी हुई हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैवलर है। इनकी जर्नी बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल ये पॉडकास्ट होने वाला है। तो भाई इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखना। जो हमने इनके साथ पहला एपिसोड किया था, मैं कह सकता हूँ कि वो हमारा आज तक का सबसे बढ़िया पॉडकास्ट था। आई एम श्योर ये वाला पॉडकास्ट भी अब उसके बाद का सेकंड बेस्ट बनने वाला है। तो स्वागत है भाई आपका। धन्यवाद भाई जी, आप लोगों का फिर से बुलाने के लिए तो नया कंटेंट बनाने के लिए। जो टॉपिक्स आपने दिए भाई वो आज के टाइम पे बहुत रेलेवेंट हैं, मुझे लगा हमें डिस्कस करने चाहिए, क्योंकि आजकल वॉर का टाइम चल रहा है भाई। और एक माउंटेनियर जो एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करना जानते हैं, बिना बिजली के, पानी के और दूसरी कंडीशंस के, सुख सुविधाओं के, तो हमें लगा कि आम जनता को भी पता होना चाहिए अगर उनके सर्वाइवल पे बात आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि भाई बिजली नहीं है, पानी नहीं है, दिक्कत हो रही है, तो इंटरनेट बंद हो गया, तो क्या करना है। तो आज इससे रिलेटेड हम सर्वाइवल पे भी बात करेंगे और आपकी ट्रैवल स्टोरीज भी जानेंगे। तो शुरुआत सर्वाइवल से ही करते हैं भाई, है ना। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी लोगों को उसी की। तो भाई जैसे कह रहे थे कि भाई थ्रेट है कि इंटरनेट बंद हो जाएगा दुनिया का पूरा, या फिर भगवान ना करे कुछ ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन इंडिया में आ जाती है, तो सबसे बड़ी इमरजेंसी क्या होती है उस केस में। जैसे अगर आप मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई, सो आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी गई, इंटरनेट गया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। पर मेरे हिसाब से पहली चीज़ जो जाएगी वो है कम्युनिकेशन, पानी का सप्लाई, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मोटर नहीं चलेगी, मोटर नहीं चलेगी तो गवर्नमेंट वाटर सप्लाई नहीं कर पाएगा। फिर कम्युनिकेशन दूसरा हो गया। तो इन सब चीज़ों से लोग क्या पैनिक होते हैं। फिर किसी को कहीं ट्रेवल करना हो, नेविगेशन बंद हो जाएगा। तो शुरू के 24 घंटे या 48 घंटे में पता नहीं चलता, पर जैसे 72 आवर्स गए उसके बाद रियल थ्रेट स्टार्ट होता है। तो उसके लिए मतलब लोगों को ऑफलाइन मैप्स रखना ज़रूरी है, इंडिया के, आपके नेबरहुड के, मतलब आसपास के 100 किलोमीटर के। फिर आपको कंपास यूज़ करना आना चाहिए कि कंपास कैसे यूज़ होता है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे जाना है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, नेविगेशन नहीं है, फ़ोन नहीं है, तो आपका दिमाग ही आपका नेविगेशन है। वो जिन लोग, जैसे आपको कहीं मैं छोड़ दूंगा जंगल में, या आपके दिल्ली में ही छोड़ दूंगा कहीं दूसरे इलाके में, और आपको घर आना है, तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई कैसे जाऊंगा मैं घर। तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो मेन चीज़ें है, ये सर्वाइवल में आज हम बात करेंगे। तो भाई शुरू ही करते हैं। मान लो कल ऐसा कुछ हो गया कि इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी सब बंद हो गई, ब्लैकआउट में चली गई हमारी सिटी। जिस भी सिटी से हमारे व्यूअर देख रहे हैं उनकी रिस्पेक्टिव सिटी ब्लैकआउट में चली गई। तो अब सबसे पहले स्टेप वाइज बताओ हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, और ये होने से पहले कौन सी ऐसी ऐप्स हैं जो हमें अपने फ़ोन में डाल लेनी चाहिए, या मतलब पूरा प्रोसीजर बताओ क्या करना चाहिए। जैसे कुछ ऐप्स है, जैसे गाया ऐप है। गाया नाम है, GAIA। तो ये ऑफलाइन मैप प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो आप उसमें पूरे एरिया का, आपके स्टेट का या कंट्री का, या फिर जैसे हर इंसान की एक सेफ लोकेशन होती है। जैसे मुझे पता है कि कुछ भी हो जाए तो मैं यहाँ जाऊँगा तो मैं बच सकता हूँ यहाँ, या ये जगह मुझे सेफ़ लगती है कि यहाँ पे वॉर नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। तो हर इंसान को अपना एक सेफ़ हाउस हमेशा रखना चाहिए कि बाई चांस अगर दिल्ली में कुछ हो रहा है या फिर कहीं भी कुछ हो रहा है तो वो मेरे लिए एक सेफ़ हाउस है। तो वो सेफ़ हाउस रखो। उस सेफ़ हाउस में आप पर्याप्त खाना रखो 1 महीने का, कि भाई अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आई तो मैं मेरी फैमिली के साथ या जो भी क्लोज वन के साथ वहाँ जाऊँ, मेरे पास खाना हो, मेरे पास पानी हो, मेरे पास वो टूल्स हो जिसकी मदद से मैं
वहाँ पे सर्वाइव कर पाऊँ, बाई चांस कुछ हो जाए। और फिर जैसे एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं आप, तो मैप्स वाली ऐप हो गई। फिर एक पिक फाइंडर करके ऐप है, उससे आप अगर माउंटेन्स एरिया में हो तो उससे आपको पिक के बारे में पता करना है। फिर एक विंडी करके ऐप है, उससे आप वेदर, विंड, इन सब के बारे में पता कर सकते हैं। कुछ प्लांट बेस्ड ऐप है, जैसे आप कैमरे में प्लांट डालोगे तो प्लांट आपके बारे में, मतलब प्लांट के बारे में पता चल जाएगा कि प्लांट खाने लायक है नहीं है, जहरीला है। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। बाकी ये सारी ऑफलाइन चलती हैं? ये सब ऑफलाइन चलती है। ओके। बाकी और भी बहुत सारी ऐप्स है, हम मतलब मैं आपको और बता दूंगा। फिर सर्वाइवल के लिए एक मैप हो गया, आपको एक टूल किट बनानी चाहिए जिसमें रस्सी वगैरह हो, फिर इमरजेंसी फर्स्ट एड किट हो जो आपको हेल्प करे। फिर आपको मैप रीडिंग सीखना चाहिए कि आप मैप कैसे रीड कर सकते हैं, कंपास कैसे यूज़ करना आना चाहिए। फिर जैसे आग की बात हो गई, आग के लिए आपको जैसे लाइटर में रिकमेंड करता हूँ, पर बाई चांस कभी लाइटर ना हो तो जो ऑफलाइन से फायर स्टार्टर होता है, फ्लिंट एंड स्टील होता है, ये आपको कैरी करना चाहिए क्योंकि वो लंबे समय तक आपको फायर प्रूफ है, मतलब वाटर प्रूफ है, पानी में डुबा दो कुछ नहीं होगा। क्या होता है ये? तो एक रॉड होती है, फेरो रॉड बोलते हैं उसको, उस पर आप स्पार्क करते हैं तो चिंगारियाँ निकलती है। तो जैसे बाई चांस आपके पास लाइटर नहीं है और आप जंगल में हो, तो आप कुछ भी मतलब जो छोटे छोटे जैसे भूसा टाइप होता है या पेड़ के नीचे जो जमा होता है, टिंडर उसको बोलते हैं, उसको इकट्ठा करके उससे आप फायर स्टार्ट कर सकते हैं और उससे फिर बड़े फायर में लगा के आग जला सकते हैं। तो वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है, तो इमरजेंसी में लोग वो यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास विसिल होना चाहिए, एक अच्छा नाइफ होना चाहिए जो काट सके या फिर छील सके। फिर हैमर हो गया, कुछ कुछ ऐसे मल्टीपर्पज़ टूल आते हैं, जैसे लेदरमैन का एक टूल आता है सिग्नल, तो एक ही टूल में काफ़ी तरीके के इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे आप यूज़ कर सकते हैं। फिर जैसे आप बाइसिकल है आपके पास, या जब भी आप कार से आ रहे हो तो हमेशा एक बाइसिकल भी कैरी करें जो आपको हेल्प, जैसे कभी पेट्रोल ख़त्म हो गया तो आपके पास एक बाइक होनी चाहिए। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो आप एक लिस्ट बना के हमेशा रखें और आपके पास भी रखें और अपने सेफ हाउस में भी रखें। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आए तो आप वहाँ जाके एटलीस्ट जो 2-3 महीने का सर्वाइवल है आप प्लान कर सकें। अच्छा भाई, हम सर्वाइवल मोड की बात कर ही रहे हैं, एक ऐसी प्रो टिप आप देना चाहते हो हमारी ऑडियंस को कि यार वो अगर कहीं सर्वाइवल मोड में जाते हैं तो वो पैनिक ना करें, तो वो क्या चीज़ आप उन्हें बताना चाहते हो, बोलना चाहते हो? तो ये यूनिवर्सल रूल है, रूल ऑफ 3 बोलते हैं उसको। तो आप 3 मिनट बिना हवा के ज़िंदा रह सकते हो, 3 घंटे आप बिना शेल्टर के, एक्सट्रीम कंडीशन जैसे आप स्विट्ज़रलैंड क्या कहीं भी पहाड़ों पे, लद्दाख में, कारगिल में कहीं भी फंसे हो, 3 दिन आप बिना पानी के ज़िंदा रह सकते हो और 3 हफ्ते बिना खाने के। तो ये हमारी बॉडी की कैपेसिटी है नेचुरली। पर लोगों को क्या क्या लगता है कि आप फंस गए तो आप पहले सोचो कि यार आज खाने का नहीं है, पानी का नहीं है, तो पैनिक हो जाता है। तो ये इतनी कैपेसिटी तो हमारी बॉडी की ऑलरेडी है कि आप इतना सर्वाइव कर सकते हो। तो ये रूल ऑफ 3 मतलब ग्लोबल रूल है, ये सब हर इंसानों पर लागू होता है। उसके बाद आपके दिमाग में आ गया कि आप 3 घंटे, 3 हफ्ते, 3 दिन, 3 हफ्ते, ये पूरा आपके दिमाग में आ गया, तो फिर आप क्या सोचने लगते हो, आप एब्जॉर्व करते हो। फिर आप ढूंढोगे कि भाई चलो मैं पहले लकड़ी काट के ले आता हूँ, शेल्टर बना लेता हूँ। फिर मैंने आग लगा ली तो मैं वो गर्मी हो गई, फिर मैं कुछ पकड़ के लिया, मैंने खा लिया, फिर आपने SOS सिग्नल बना लिया, आपने आग जला दी, आपको ढूंढने वाले आ गए। तो फिर आप पैनिक नहीं होते, फिर आप क्या इंतजार करते हो, आप कहीं जा नहीं रहे हो, आपके पास घर है, पानी है, खाना है, गर्मी है। तो आप फिर आपके दिमाग से वो डर चले जाएगा क्योंकि आपको पता है कि मेरी बॉडी इतना सर्वाइव कर सकती है। भाई सबसे हार्श कौन सी कंडीशंस में आपने कहाँ सर्वाइव किया था, कोई ऐसा किस्सा है आपके पास? जैसे मैंने माउंट एवरेस्ट पे जो सर्वाइव किया था, तो जब मैं समिट करके नीचे लौट रहा था, तो उस नॉर्मली होता क्या कि आप समिट करके नीचे आ रहे हैं तो आप रुकते नहीं हैं। पर हमारी टीम में एक इंसिडेंस हुआ था जिसकी वजह से हम वहाँ सर्वाइव कर रहे थे, तो हम समिट कैंप में वापस रुके। तो लगभग हमने सुबह 11 बजे से पूरा दिन, पूरी रात निकाली। तो लगभग 6-7 बजे के आसपास मेरा सिलेंडर ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था, मतलब बोलता ना 0.5 बचा था। तो उस पर कर करके फिर 2 बजे मुझे ऐसा लगा कि हम जिसको बचा रहे हैं वो बच जाएगा और मैं मर जाऊंगा। अच्छा। होता ना कि डर एक आपके दिमाग में आता है, पर डर तब तक, क्योंकि डर ज़रूरी भी है, डर आपको बचाता है, पर डर जब पैनिक में कन्वर्ट होता है आपको तो वो डेंजरस है। तो फिर मैंने मेरे शेरपा को बोला कि भाई आप लोग करो, मैं नीचे जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता था कि कैंप 2 पे एक सिलेंडर रखा हुआ है। अच्छा। तो जो आप कितनी भी डरावनी सिचुएशन में हो या डेंजरस हो या सर्वाइवल में हो,
सबसे पहला पॉइंट ही है कि आप शांत रहो। अगर आप शांत रहोगे तो आपका दिमाग सोचेगा। और आप जैसे बहुत सारे लोग मूव करते हैं जब डरते हैं, जैसे आप जंगल में भटक गए तो आप ऐसा सोचते हैं कि मैं भाग के नीचे जाऊँ, भाग के उधर जाऊँ, भाग के उधर जाऊँ, तो आप और भटक जाओगे। सो मेन चीज़ ही आप एक जगह पहले शांत हो जाओ, सांस लो, फिर आप ऑब्जर्व करो कि अब बेस्ट पॉसिबल चीज़ क्या हो सकती है मेरी लाइफ में जिससे मैं बच सकूँ। तो उस समय मैंने डिसीजन लिया था कि भाई नीचे चलते हैं, क्योंकि कैंप 2 में अपना आधा सिलेंडर रखा है, तभी जो पहली नीड है अपनी सिलेंडर है। और वो कितने नीचे तक कितना टाइम लगता है पहुंचने में? उसमें 5 घंटे लगते हैं। तो पहली नीड मेरी उस समय ऑक्सीजन थी, तो मैंने बोला नीचे उतरना दूसरा टास्क है, पहला टास्क अपना है कैंप 2 पहुँचना है। तो मैं रात को 3 बजे अकेला निकला, क्योंकि वो लोग लेट निकले थे। फिर मैं कैंप 2 पहुँचा, मैंने टेंट खोला, सिलेंडर निकाला, सिलेंडर खोला, दूसरा कसा। 1 घंटे सिर्फ मैंने ऑक्सीजन बैठ के खाई है। ना मेरे पास खाना था, ना मेरे पास पानी था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ ऑक्सीजन था। पर ये है कि दिमाग में वो पॉइंट था कि भाई ऑक्सीजन मिल गई तो अब मेरी लाइफ इजी हो जाएगी, क्योंकि मेन चीज़ जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन है। फिर वहाँ से मैं धीरे धीरे नीचे उतर गया। भाई एक चीज़ और बताओ, जैसे आप बता रहे थे कि पानी साफ़ कैसे अरेंज करना है, या खाना अगर किसी के पास नहीं है तो खाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स अपने पास हमेशा रखनी चाहिए। कि आपके पास अगर जैसे अभी बीच में एलपीजी शॉर्टेज हो रही थी, लोग खाना नहीं बना पा रहे थे, तो इस केस में क्या क्या खाने की आइटम रखनी चाहिए अपने पास, और पानी का कैसे करना चाहिए अगर वाटर फिल्टरेशन कुछ करनी है तो? बेसिकली जो भी पानी, से आप जंगल में भी हो या पहाड़ों में हो, तो जो पानी आता है वो इतना प्योर नहीं हो, क्योंकि उसमें भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं। हम बोलते हैं कि पहाड़ों का पानी साफ़ है, आप डायरेक्ट पी लो, पर ऐसा होता नहीं है। बैक्टीरिया हर जगह होते हैं, जर्म्स हर जगह होते हैं। तो वाटर फिल्ट्रेशन की टेबलेट्स आती है जो आप कैरी कर सकते हो। किस नाम से आती है, कैसे मिलती हैं? सीधा वाटर फिल्ट्रेशन टेबलेट डालोगे तो छोटी टेबलेट आती है, उसको आप बोतल में डालो, फिल्टर हो जाता है। बाकी अगर आप अकेले कहीं फंसे हैं जंगल में, आपके पास पानी मतलब नाले जैसा पानी, काला पानी है, और आपको उसको फ़िल्टर करना, तो उसका एक फ़िल्ट्रेशन मेथड होता है। अगर आपके पास बॉटल है तो उसको लेयर बाय लेयर, जैसे सबसे पहले नीचे जो मस्क होता है, मतलब या तो कपड़ा हो गया कॉटन, या फिर जैसे नारियल का जो छिलका होता है उस टाइप का मटेरियल आप बोतल के नीचे लगाओ। उसके बाद आप रेत डालो, चारकोल डालो, छोटे पत्थर डालो, बड़े पत्थर डालो, तो ये पूरा एक लेयर बनता है। उस लेयर के बाद अगर आप काला पानी भी डालोगे, पर नीचे इतना टाइट होना चाहिए कि वो बूंद बूंद करके निकले, तो वो पानी आप डालोगे तो जब एंड नीचे वाटर आएगा वो पानी साफ रहेगा, वो आप पी सकते हो। उसको आप 1-2 बार रिपीट करो तो पूरा वाइट वाटर आपको मिलेगा। लंबा प्रोसेस लग रहा है काफ़ी। मतलब ये है कि आप इजीली आधे 1 घंटे में आप पानी अच्छा बना सकते हैं, 2-3 बार फिल्टर करके। क्या क्या लेना है? तो अगर आपके पास वाटर बॉटल है तो उसको ऊपर से कट कर दो, फिर नीचे कॉटन या जो भी ऐसा मतलब जो साफ़ करने टाइप फिल्टर टाइप मटेरियल, या फिर आपका कपड़ा हो, टी शर्ट हो, कॉटन टाइप हो, उसको नीचे लगाओ। फिर उसमें आप पत्थर डालो, छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो, फिर बड़े पत्थर डालो, फिर जो अपना आग पत्थर मतलब वो जो पेबल्स होते हैं वो वाले, या फिर कैसे भी? पेबल्स भी और बड़े पर पत्थर हमें शहर में कैसे मिलेंगे पेबल्स? ये तो मैं से आपको आउटडोर बता रहा हूँ। शहर में तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, क्योंकि शहर में आपके भाई शहर का भी बताओ, क्योंकि मोस्टली लोग शहर से ही देख रहे शहर हैं। में देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप वाटर बॉईल करो। अगर आपके पास आग है, आप वाटर बॉईल करो, पियो, सबसे सेफ तरीका। पर आप जंगल में हो तो आप चलो भाई साहब आपके पास आग भी नहीं है, तो ये तरीका है जिससे आप पानी फिल्टर कर सकते हो। अगर आपके पास, क्योंकि आग मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट टूल है लाइफ का। अगर आपके पास आग है तो आप पानी गर्म कर सकते हो, आप शरीर को गर्म कर सकते हो, आप जानवर भगा सकते हो। मेंटली आग आपको मतलब हेल्दी, आपको मोटिवेट करती है, क्योंकि आपके पास आग नहीं है तो आप डीमोटिवेट रहते हो, क्योंकि बॉडी कोल्ड हो रही है, पानी नहीं है, आपको लग रहा है जानवर भी आ जाएगा, अटैक कर देगा, आपको दिख भी नहीं रहा है। और दूसरा है कि आग आपको, अगर आप इमरजेंसी में फंसे हो तो एक नेचुरली सिग्नल देती है SOS का, कि अगर आपको कोई ढूंढ रहा है तो धुआं देख के आ सके। तो आग सबसे इम्पोर्टेंट टूल होती है सर्वाइवल का। और जो जैसे बॉईल करना है पानी, तो काला पानी भी अगर बॉईल करो वो भी साफ हो जाता है? नहीं, आपको फिल्टर तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसमें जम्स है, मतलब वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि अगर उसमें से जो फिल्टर हो सकता है, नॉर्मली लोग टी शर्ट से या कॉटन से फिल्टर करते हैं, क्योंकि आपको देखना भी है ना कि वाटर पीने लायक है कि नहीं, कि आप ऑलरेडी गंदा पानी तो पी नहीं सकते, आप उसको बॉईल भी करोगे, कुछ कुछ तो उसमें रहेगा।
फिर भी अगर इमरजेंसी गैस में तो आप पी सकते हो, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है अगर आप बॉयल वाटर पी रहे हो, क्योंकि जर्म्स बैक्टीरिया तो मर गए उसमें। भाई शेल्टर के लिए यार बंदा कैसे सरवाइव करे अगर उसको अपना शेल्टर बनाना है, वो जंगल में भी फंसा है, तो कैसे आप बताओ कैसे करे वो? जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप कहीं जंगल में फंसे हो और आप अगर ढूंढ रहे हो कि शेल्टर, तो आपके दिमाग में पहला ख्याल आएगा कि कोई गुफा मिल जाए हाँ या कोई ऐसा बड़ा पेड़ मिल जाए इसके अंदर कोई छेद हो, उसमें चले जाऊँ मैं। पर अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप सबसे पहले 3-7-8 फीट के लकड़ी लीजिए, लंबे बम्बू टाइप या स्ट्रेट जो है उसको आप काटिए। उसके बाद उसका आपको ट्राइपॉड बनाना है। ट्राइपॉड बनाने के लिए आप अब तीनों को एक लाइन में रखिए। आपके पास रस्सी है या फिर आप जंगल से वो पत्ती, मतलब जो होते हैं ना डाल, जिसको आप तोड़ के उसको तोड़ के भी आप उसको नोट बना सकते हैं। ट्राइपॉड बनाने के बाद अगर आपके पास बड़ी बड़ी झाड़ियाँ जैसे खजूर की होती है या पाम की होती है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपका कैनोपी हो गया, आपकी टी शर्ट हो गई, या क्या अगर आप उसको खड़ा नहीं कर रहे, आड़ा बना रहे, तो आप सिर्फ रस्सी ऐसे ऐसे बांध के उसके ऊपर बहुत सारा पत्तियाँ वत्तियाँ डाल के शेल्टर बना सकते हैं। फिर नीचे आपके पास अगर इंसुलिन मैट्रेस है या कुछ भी टॉवेल है, उसको बिछा के आप हीट नीचे ट्रांसफ़र नहीं होगी, जिससे कि आपकी बॉडी हमेशा वार्म रहे, क्योंकि ज़मीन आपका टेम्परेचर नीचे खींचती है। तो अगर आपने कुछ इंसुलेटेड नीचे रखा है तो फिर आप सो सकते हैं। और भाई मेडिकल सप्लाईज में क्या क्या नीडेड होना चाहिए आदमी के पास कि रखे ही रखे? जैसे मेडिकल में आपका एक फर्स्ट एड होना चाहिए, जिसमें आपके पास एंटीबायोटिक हो, पैरासीटामोल हो, बैंडेज हो, फिर बिटाडाइन हो, एक सीज़र हो अच्छा सा, फिर आपके पास जो बड़ी वाली पट्टी आती है उसको क्या बोलते हैं, बैंडेज। प्लास्टर ही होता है, फिर वो सीरियस केसेस में लगाते हैं जब आपको ज़रूरत है। फिर बैंडेजेस होती है बड़ी वाली, वो लगा सकते हैं। फिर बाई चांस आपका पैर वेर टूटा है तो आप 2 लकड़ी के हेल्प से उसको करके फिर आप बैंडेज लगा सकते हैं। पर अगर ये सारी चीजें नहीं है सपोज किसी के पास कि ये नेचर के उससे कैसे, मतलब कुछ है ऐसा कि बच सकता है इंसान की कहीं चोट लग जाए तो कोई जैसे कुछ लोग पत्ते वत्ते भी रगड़ लेते थे पुराने ज़मानों में, तो ऐसा कुछ है? तो वो तो नॉलेज पे, जैसे आप किस जगह फंसे हो उस वहाँ पे फ्लोरा फौना कैसा है, यहाँ पे मतलब प्लांट है वो मेडिसिनल है या नहीं। ऐसे पुराने लोगों को पता रहता था कि भाई ये प्लांट है, उसको कूट काट के इसकी चटनी बनाओ, यहाँ लगाओ तो सूजन उतर जाएगी। जैसे हम लोग पहले हल्दी वाली रोटी बना के लगा, जैसे पाँव कुछ डिसलोकेट होता था लगा के उससे मार खींच जाती थी। तो उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए आपको कि इस एरिया में प्लांट वो है या नहीं। बाकी अगर नेचुरली अगर आपके पास कुछ है नहीं, तो जैसे आपका फ्रैक्चर हुआ है तो आप वही मतलब लकड़ी की मदद से उसको सीधा करके एटलीस्ट आप वॉक कर सकते हैं। पर मेन यही है कि आप सबसे पहले ट्राई करें कि आपको इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध हो, आप जाएं हॉस्पिटल तक जाएं या आप कनेक्ट करें, तो वो मेन होता है, क्योंकि आप खुद उस चीज़ को नहीं कर सकते। और भाई कंपास भी बहुत लोग नहीं समझ आता उनको कि कैसे पढ़ना है, कि कैसे डायरेक्शंस देखे, कौन से एग्जैक्ट वो है, तो सही तरीका है कोई उसका देखने का? कंपास मतलब बहुत ही इजी है उसको यूज़ करना। तो उसमें पूरे चीज़ें मतलब क्या डिफरेंट टाइप के भी कंपास आते हैं, आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। नॉर्मली ऐसे लोग फ़ोन में यूज़ करते हैं, तो जो ऑफलाइन आता है तो उस पर एक निडल होती है जो हमेशा नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट करती है। फिर उसमें एक डायल होता है, उस पर आप जो आपकी डिग्री है, जो भी आपका लेटीट्यूड लेग्नीट्यूड है, वो आप डाल सकते हैं। तो उस पर आपको डालना होता है कि अभी मुझे 350 डिग्री जाना है, तो आप उस पर डालेंगे। फिर आपका जो सामने होता है वो पॉइंट ऑफ डायरेक्शन होता है, तो उसको एक बार सेट करने के बाद आपको उसको मूव करना है अंटिल वो नॉर्थ तक, उसका जो उसमें एक एरो बना होता है, उसमें अगर लाल वाली लाइन जब तक नहीं आया तब तक मूव करना रहता है। फिर जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आप मूव करते हैं। तो वो सिंपल यूज़ है, मतलब यूज़ करने का तरीका है उसका। अच्छा भाई, अब थोड़ी एडवेंचर की बात करते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में तो आदमी इतना ही कुछ कर सकता है, और तो ज़्यादा क्या ही करेगा, या और भी कुछ मेजर्स हैं जो आप सबको बताना चाहते हो? मतलब यही कि आप इमरजेंसी में जो आपका फर्स्ट एड किट है वो रखिए। फिर ये जो बेसिक चीज़ है, कंपास, मैप, फायर स्टार्टर, पानी बॉईल करने की मतलब पानी फ़िल्टर करने की टेबलेट्स, जिससे आप एटलीस्ट लाइक 1 आध महीना सर्वाइव कर पाओ। ये चीज़ें बेसिक, क्योंकि आपके पास नहीं है तो फिर आप कुछ दिन ज़्यादा 2-5 दिन आप सर्वाइव कर सकते हो। पर आपके पास चीज़ है तो आप चलो, आपको कहीं ट्रेवल मतलब बाहर ही जाना है सिटी से, तो आपके पास फिर इक्विपमेंट होना चाहिए। तो एक किट हमेशा एक घर में होनी चाहिए, आपका एक सेफ हाउस होना चाहिए जहाँ आप जा सको। बाकी तो फिर
सरकार है, आर्मी है, काफ़ी चीज़ें आपको बचाने। ऐसा तो है नहीं कि आप खुद पे ही। और भाई बहुत बार ये भी होता है कि जैसे एक मूवी आई थी 172 आवर, जिसमें आदमी पहाड़ों के बीच में या कहीं फंस जाता है किसी पॉट होल में या कहीं, तो उस चीज़ को लेके भी आप कुछ टिप्स दे सकते हो कि कहीं बाय चांस किसी पहाड़ी में किसी का हाथ फंस गया, कुछ फंस गया क्रैक में या कुछ भी हो गया, तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए अपने आप को? सो आप जैसे कभी एक्सीडेंटल फंसते हैं, बेसिक मैं तो यही बोलता हूँ, आप कहीं भी जाओ सबसे पहले आप बता के जाओ, क्योंकि फंसते वही लोग हैं जो बता के नहीं जाते, क्योंकि किसी को पता नहीं कि वो वहाँ है। और जो सेफ्टी मेजर होते हैं कि आपको पता है कि भाई मुझे ये जगह, ये रूट मेरा सेफ़ है, इस रूट से मैं जाऊँगा तो सेफली पहुँच जाऊँगा। कभी कभी कुछ लोग नया रूट ट्राई करते हैं, बता के नहीं जाते, भटक जाते हैं, फिर खुद को ढूंढने के चक्कर में और भटक जाते हैं। तो बेटर ये है कि आप बता के जाओ। अगर आप भटके भी हो तो आप एक जगह रुको, एक जगह रुक के आप ऑब्जर्व करो कि ये, अगर आपको लग रहा है कि मुझे रास्ता ढूंढ सकता हूँ तो पहले जहाँ हो आप मार्क कर दो, वहाँ पे कुछ चीज़ छोड़ दो, क्योंकि जो लोग आपको ढूंढने आते हैं वो आपको नहीं ढूंढते, वो चीज़ें ढूंढते हैं जो आपने छोड़ी है पीछे। जैसे आप कहीं जंगल में भटक गए तो मुझे तो पता नहीं आप कहाँ हैं, अब मैं क्या ढूंढूंगा जो आपने कहीं कुछ छोड़ा हो, आपने कुछ टी शर्ट का टुकड़ा छोड़ा हो, या आपने कुछ खाया और आपने मार्किंग करी हो, आपने पेड़ पे लिखा हो कि मैं इस तरफ गया हूँ। तो चीज़ें लोग वो ढूंढते हैं जो आपने पीछे छोड़ा है। तो आप पहली बात तो आप रुक जाओ, अगर आपको पता है आप ढूंढ सकते हो तो कुछ मार्किंग करके जाओ। तो ये चीज़ें होती है। और सबसे लोग घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं कि भाई क्या करेंगे, तो उससे लोग और ज़्यादा मरने की कोशिश, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि रिएक्ट कैसे करना है, कि बॉडी क्या एकदम सर्वाइवल मोड पे आती है। तो अगर आप ज़्यादा दिन तक भटके हो तो फिर यही प्रोसीजर है कि सबसे पहले आप आश्रय ढूंढो, शेल्टर बनाओ, फिर पानी ढूंढो, फिर कुछ देखो मछली अवेलेबल है, कुछ खाने का है वो ढूंढो, आग जलाओ। तो आप एटलीस्ट 4-5 दिन तब तक आपको लोग ढूंढने आएंगे, क्योंकि लोगों को पता चला है कि ये इंसान मिसिंग है, तो आपको ढूंढने आएंगे। और बता के जाओ, SOS सिग्नल दो, आप विसिल्स बनाओ। जैसे 3 चीज़ें बोलते हैं कि 3 का जो भी मतलब कोई भी चीज़ 3 चीज़ों में जमानी चाहिए। जैसे SOS लिखा है या 3 ऐसे कुछ आपने बनाया है, तो वो एक यूनिवर्सल सिग्नल होता है। ओके। आप बताना चाह रहे हैं कि मैं आपको ढूंढना चाह रहा हूँ, या फिर कांच जैसा कुछ हुआ जिससे आप रिफ्लेक्शन दे पाए, अगर हेलीकॉप्टर से कोई ढूंढ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो इंसानों को पता होनी चाहिए कि आपको जो ढूंढ रहा है उसको मैं कैसे बताऊँ कि मुझे ढूंढो। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे कोई ढूंढने आएगा, पर आप बता नहीं रहे हो कि मुझे ढूंढे कैसे, कि उनको लगता है कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा, लोग को पता है कि क्योंकि जंगल फॉरेस्ट बहुत बड़ा होता है, आपको कितने लोग ढूंढेंगे और कहाँ का ढूंढेंगे। बहुत सारे लोग, आप जैसे पार्वती वैली जाते हैं, देखते ही दीवारों पे पोस्टर लगे मिसिंग है, नहीं मिले आज तक। अब इतना बड़ा एरिया तो है नहीं, पर ये है कि वो लोग बता नहीं पाते कि मुझे ढूंढना कहाँ है। पहली चीज़ तो आप बता के जाओ, तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और भाई कुछ ऐसा ही बताते हैं, जैसे जानवर भी होते हैं ऐसी जगहों पे, तो उनके आगे जैसे कोई भी पर्टिकुलर मिलता है, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन कैसा होना चाहिए, आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए कि आपको ना हो कुछ? जैसे आपके सामने भालू आया तो आप सबसे पहले तो शांत रहो, आप घबराओ मत, आप ऐसे रिएक्ट मत करो कि आप उसके शिकारी हो, भागो मत। आप भागोगे तो आपके पीछे भागेगा तो आपको पकड़ लेगा। तो नॉर्मली बोलते हैं कि अगर आप ऐसा हाथ चौड़े करके, लंबे करके आप भालू से बड़े दिख सको, तो आप दिख नहीं सकते, पर आप उसको देख के आप उसकी तरफ ऐसा करो तो भालू भाग जाता है। अगर आप भागे तो ऐसे बोलते हैं कि भालू बहुत अच्छा क्लाइंबर है। तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था रूपकुंड वाले ट्रैक में, कि मैं ऊपर एक कैंप जा रहा था कुछ सामान रखने, और रास्ते में मुझे भालू मिला। तो लगभग इतनी दूरी का था कि 10 मीटर पे बैठा था। फिर मैंने उसको देखा, उसने मेरे को देखा। तो मेरे दिमाग में पहले यही आया कि भाई, क्योंकि मैंने बैठा था कुछ करने के लिए, टॉर्च चालू करा और मुझे दिखा, तो मेरे दिमाग में आया कि अब क्या करूँ मैं। तो मैं भागा, जबकि मुझे भागना नहीं था। भागा तो फिर वो मोमेंट सुन के वो मेरे पीछे भागा। फिर मेरे मतलब ये कि फिर अब आप भागे तो आप रुक भी नहीं सकते हो, रुके तो पकड़ लेगा। फिर मेरे दिमाग में आया कि भालू बहुत अच्छे क्लाइंबर्स होते हैं। भालू अप हिल पे अच्छा रन कर सकते हैं, डाउन हिल पे नहीं कर सकते, क्योंकि उनका वेट ज़्यादा होता है और उनके खुर होते हैं वो क्लाइंबिंग करने के लिए बने। फिर मैं डाउन साइड भागा, फिर बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पेड़ के बीच में छुपा, फिर मैंने एक पत्थर लुढ़का दिया, चुपचाप रहा। तो भालू वो पत्थर की आवाज़ सुन के पत्थर की तरफ भागा। फिर मैं ऊपर भागा, फिर रुका, फिर मैंने डिसीजन लिया कि भाई अब क्या करें। फिर मैं ऊपर गया, ऊपर से मैंने वॉकी पे मैसेज भेजा कि नेक्स्ट डे मतलब टीम को इस वाले रास्ते से मत भेजना जो ट्रैकर्स है, वो वाले दूसरे वाले रास्ते से आना, कि भालू का मूवमेंट है। तो हमेशा बड़ा दिखने की कोशिश करो जानवर के सामने, क्योंकि उनको भी पता होता है, मतलब उनको लगता है कि आप छोटे हो, अगर आप भाग रहे हो
तो वो आप पे अटैक करेंगे, उनको लगता है कि ये सेफ टारगेट है मेरा। और भाई सबसे कॉमन सांप तो दिख ही जाता है, तो उससे बचने का कुछ सांप तरीका? से तो दूर रहो। वैसे नॉर्मली सांप इतने जहरीले हमारे यहाँ होते नहीं है, कुछ कुछ होते हैं कोबरा वोबरा, बाकी जो नॉर्मल सांप है इतने जहरीले नहीं होते हैं। बाकी जैसे आप उनसे दूर रहो, अगर आपको टेक्निक पता है सांप कैसे पकड़ना है तो आप पकड़ सकते हो, अगर आप सर्वाइवल में हो खा सकते हो। खा भी सकते हैं सांप? बिल्कुल खा सकते खाया आपने कभी? हो। मैंने खाया है, अच्छा लगता है। खाने का सही तरीका क्या है वही बताओ नहीं जी। मतलब क्या हुआ था भाई ऐसे पहले तो पकड़ने का तरीका बताओ, पकड़ते कैसे हैं? पकड़ने का यही है कि मतलब सबके अपने अपने टेक्निक होते हैं। अगर आपके पास स्टिक है तो आप उसका मुंह पकड़ लो, या तो पूंछ पकड़ के उसको हवा में लेके मुंह दबा लो। तो आपने उसका जहर भी तो निकाला होगा या नहीं? वो तो उसका सर काट के आप बाकी कैसे खा सकते हो। क्या थी वो सिचुएशन कि आपको सांप खाना पड़ा भाई? तो सर्वाइवल सिचुएशन थी, यहाँ की नहीं थी, तो बाहर की थी, इंडिया के बाहर की। तो मेरे साथ कुछ दोस्त थे जो बाहर के थे, गोरे, तो उन्होंने खा रखा था, उन्होंने बोला कि तू भी ट्राई कर, तो खा लिया। पकाया या वैसे? पकाया। अच्छा पकाया। और अगर लेपर्ड वगैरह आ जाए तो भाई? लेपर्ड वैसे जैसे मैंने बताया ना आपको कि अगर आप सोलो कर रहे हो तो आपका बेस्ट ऑप्शन ही है आग। अगर आप आग जला के रखोगे तो कोई भी जानवर नहीं आएगा। तो अगर हम मतलब चल भी रहा हो कोई इंसान तो मशाल सी बना ले आग की ऐसे? नहीं, वो तो देखो वैसे कोई भी जानवर हो इंसानों के नज़दीक तब तक नहीं आते तब तक उनको डेंजरस फील नहीं होता है। तो बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि कोई जानवर आप पे हमला करे। वो जैसे लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, ये लोग जो मेन ईटर होते हैं ना, जो बोलता है कि आदमखोर हो गया है, हाँ वही लेपर्ड और टाइगर हमला करते हैं, बाकी हर कोई नहीं करता। ऐसे मैं इंदौर की कहानी बताऊंगा। हम एक मंदिर जा रहे थे तो स्कूटर पे थे हम, मैं और मेरा दोस्त। तो जो आगे वाले थे वो आगे निकल गए और हम स्कूटर से पीछे थे। वो टाइगर हमारे सामने जंप करके आया 10-15 मीटर दूर। और मैं चला रहा था, मेरा दोस्त बोलता कि भाई रोक रोक रोक। मैंने कहा क्या हुआ? बोले जानवर जानवर। मैं बोला कुत्ता होगा। मैंने कहा कौन? अरे भाई शेर है शेर। मैंने गाड़ी रोकी, अब टाइगर आया, कूदा और उसने बस ऐसे देखा और चले गया। अब हम दोनों पूरे रात में गाड़ी घुमाई और 3 लोग पैदल आ रहे थे। हमने उनको बोला भाई टाइगर है, तो वो हल्के में मतलब हाँ होगा। मैंने कहा सही में टाइगर है भाई पीछे। और हम मतलब होता ना कि आपने टाइगर देखा और एक डर होता कि भाई आज तो गए। वो स्कूटी पे मतलब कच्चे रास्ते पे हूँ, तो हम पूरे रास्ते भाई वो पीछे देख रहा है, वो गाड़ी भगा रहा, तब तक वो नाका नहीं आया। फिर उन्होंने नाके भी बोला कि भाई ये हमने शेर देखा। फिर वो सब लोग देखने गए। तो वो दिखा बाकियों को या आपको ही दिखा था? तो वो कोई फॉरेस्ट वाला एरिया था? हाँ, इंदौर के आसपास जो जंगल है ना सतपुड़ा, काफी टाइगर है उधर। टाइगर, लेपर्ड सब है। तो वो टाइगर रिजर्व टाइप का है या नहीं क्या? नहीं, वो सब ऐसे ही है। वाइल्ड है बिल्कुल। ओ भाई, जब आप लास्ट टाइम आए थे तो ये वाला टैटू नहीं था ना शायद आपके गले पे जो ब्रीद लिखा हुआ है? हाँ, ये मतलब इसकी भी कहानी है। तो अभी मैं 2000 पिछले साल एक एक्सपीडिशन पे गया था। तो मतलब उसके 10 दिन पहले ट्रिप चल रही थी, अच्छी ट्रेवल चल रहा कंटिन्यू। फिर मैं मतलब इंदौर आया 5 बजे, 7 बजे का मेरा फ्लाइट था। जल्दी जल्दी में दिल्ली गया, दिल्ली से लद्दाख गया। नेक्स्ट डे हम मूव करे एक्सपीडिशन के लिए। मतलब लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि एक्सपीडिशन मतलब बेस कैम्प के जस्ट नीचे वाला रास्ते में 2 दिन बाद वहाँ पहुँचे। तो मैं रात को सोया, खाना वाना खाया, सोने लगा, तो मेरे पास एप्पल अल्ट्रा थी। तो मैंने बस ऐसा देखा तो 120 हार्ट बीट। मैंने बोला कि जबकि रेस्टिंग हार्ट बीट मेरी इतनी होती नहीं क्योंकि एथलीट हूँ मैं, मेरा कम ही रहता है 70-80 ऐसा। तो 120 से 140 हो गया, 160 हो गया। मैंने बोला ये क्या हो रहा है? तो आपको अंदर से फील नहीं हो रहा था या? अंदर से फील हुआ ना। फिर जब एकदम हो ना क्या, मैंने हाथ रखा तो दिल ऐसा धड़क रहा है। तो मैंने बोला ये क्या सीन हुआ? पहली बार लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं करा। फिर स्लीपिंग बैग निकाला तो मेरा पैर ऐसा काँप रहा था। तो फिर मेरा दोस्त है, मैंने उसको बोला कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। उसने बोला कुछ गैस वैस हुआ होगा उसके कारण। तो उसने मुझे गैसो फास्ट पिला दिया, तो उससे और वो हो गया। फिर मैं बाहर निकला टेंट पे, रात भर नहीं सोया मैं। अगले दिन मैंने बोला कि मैं नीचे जा रहा हूँ। तो जो 2 दिन लगा हमको ऊपर चढ़ने में, मैं 4 घंटे में नीचे उतर गया। वो पूरे रास्ते ही सोच रहा हूँ कि क्यों उतरा, ऊपर चढ़ने में इतना टाइम लगा था। फिर टैक्सी करके ले गया। ले में डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के कारण आपको AMS हुआ होगा, फिर भी आप ECG करवा लो। ECG करवाया तो डॉक्टर ने बस 3 डॉट लगा दिए कि यहाँ पर कुछ ऐसा हार्ट बीट आपकी स्किप हो रही है, आप कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाओ। तो मैं और डर गया। फिर मैं इंदौर आया। इंदौर के जो बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है, मेरे फ्रेंड है, उनको मैंने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर उन्होंने बुलाया, उन्होंने सब सेंसर लगा के भाई 1 घंटे ट्रेडमिल पे दौड़ाया। जो जो जांच हो सकती थी सब करवाई।
उन्होंने बोला जितना तू दौड़ा इतना तो कोई डॉक्टर नहीं दौड़ेगा यहाँ पे जो। फिर उन्होंने बोला कुछ नहीं, तेरे दिमाग में मतलब उसको नॉर्मल पैनिक अटैक बोलते हैं। तो मैंने बोला कि होता तो अभी तो मैं इंदौर में हूँ, यहाँ तो एल्टीट्यूड भी नहीं, यहाँ भी 100-110 भाग रहा दिल, यहाँ क्यों ऐसा? बोले तेरे दिमाग में। मैंने कहा कुछ हो सकता है, तो बोले एंजियोग्राफी करवा ले। फिर एक और डॉक्टर को रेफ़र करा, उसके पास गया तो उन्होंने मेरी फ़ाइल देखी और ऐसा फ़ाइल फेंक दी। मैंने बोला जिस दिन 200 हो उस दिन आना। तो बस वो दिन है और आज का दिन है। तो फिर मेरे दिमाग में ख्याल था कि फिर मैं थाईलैंड गया होता तो एक मेरा दोस्त है टैटू आर्टिस्ट, मैंने बोला भाई तू ब्रीथ लिख दे, सांस लेते रहो तो याद रहेगा कि, क्योंकि ज़िंदगी में बस सांस ही लेना और क्या है, बाकी सब तो होते रहता है। किसी की ज़िंदगी में लेट आता है, किसी में जल्दी आ जाता है। तो मैं जब भी देखता हूँ कांच में तो मेरे को रियलाइज़ होता है कि भाई सांस लो, आराम से लो, जीते रहो। तो एक्चुअली कुछ था नहीं, सब दिमाग में था या क्या, क्यों, क्या रीज़न था? आप तो इतने एक्सपीरियंस्ड एथलीट हो यार। मतलब वही ना कि जैसे मैं खुद बात करता हूँ कि आपको पैनिक नहीं होना है और मैं खुद हो गया, तो वो रियल स्टोरी समझ, मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो गया मेरे साथ। तो आप उस दिन वाकई में घबराए हुए थे या मेंटली कुछ प्रेशर में थे या कुछ चल रहा था आपके साथ लाइफ में? जैसे वो मेरे साथ स्मार्ट वॉच के कारण, इसलिए मैं स्मार्ट वॉच अब पहनना बंद कर दिया मैंने, क्योंकि होता क्या कि आपको वो चीज़ और पैनिक करती है। जैसे ऑक्सीमीटर होता है, हम पहाड़ों में लगाते हैं कि हार्ट बीट कितनी है, तो मैं वो तो सारी चीज़ें अवॉइड करता हूँ जब तक मुझे ऐसा लगे नहीं कि, क्योंकि हम क्लाइंट्स का चेक करते हैं तो खुद का भी चेक करते हैं। अब मैं नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बॉडी एक्लेमेटाइज है तो मुझे उसके सिग्नल खुद देगी। तो वो होता ना कि कभी कभी आप देखते हैं फिर बढ़ता है, आप और पैनिक होते हो क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपको हार्ट अटैक आने वाला, क्योंकि यहाँ पे फील होता है आपको कि भाई हैवी लग रहा है, पर वो आ नहीं रहा है क्योंकि वो पैनिक है। क्योंकि हार्ट अटैक के लिए तो काफ़ी चीज़ें अंदर ब्लॉकेज होगी तब वो आएगा, पर पैनिक अटैक भी आपको इतना फील करा देता कि भाई कुछ होने वाला, तो आप डर जाते हैं। तो वही फिर मैंने सीखा कि भाई ज़िंदगी में इतना लोड नहीं लेना है, क्योंकि जो है वो ऊपर वाले ने दी है, ऊपर वाला ही जानता है। सही बात है भाई जितना हमें आपके बारे में पता है, आप ना स्लो ट्रैवलर हो, किसी भी कंट्री जाते हो 2-2.5 महीने आप टिक के आते हो, और अक्सर जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हम 10 दिन 15 दिन 20 दिन, तो ऐसा आप क्या देखते हो, क्या अलग एक्सपीरियंस करते हो जो आपको, एक ऐसी क्या चीज़ है जो आपको एक कंट्री में 2-2.5 महीने मतलब टिकने के लिए मजबूर कर देती है? सो मेन लाइक मैं ट्रैवल करता हूँ, मतलब बहुत ही कम कंटेंट, जैसे मैंने श्रीलंका, थाईलैंड, इतनी सब जगह घुमा, आज तक कंटेंट डाला ही नहीं उसका, आज तक नहीं डाला। मतलब कुछ कुछ जो बेसिक है जो डाला मैंने, स्टोरीज वगैरह शेयर करी। तो मेरा मेन ये रहता कि क्योंकि मैं पूरा इस पॉइंट से उस पॉइंट की जर्नी, ऐसा अगर मैं किसी जगह गया हूँ तो उस जगह का सारा, ऐसे थाईलैंड फुकेत था तो सारी बीचें घूमी, श्रीलंका था तो इस कोने से लेके उस कोने तक पूरा श्रीलंका घूमा। तो मैं लोकल ट्रेवल करता हूँ कि बस में जाना है, लोकल के घर रुकना है, लोकल खाना खाना है, उनसे बातें करना है। तो 15 से एक दोस्त श्रीलंका में बन गया था, तो उसके बाद भाई मछली पकड़ने जाता था मैं। वो 3-4 लोकल दिन, था वहीं का? हाँ लोकल। वो रोज़ सुबह जाता था तो मुझे ले जाता था, हम वहाँ बैठते थे, 1-2 बियर लेके जाते थे, अंदर बोट में बियर पीते थे, वापस आते थे। तो उसने मुझे अलग अलग, क्योंकि लोकल से आप कनेक्ट होंगे तो लोकल आपको लोकल वाली चीज़ें दिखाएंगे। हाँ, क्योंकि आप टूरिस्ट, आप क्या गूगल करते हो कि भाई इस एरिया की 5 चीज़ें बताओ जहाँ मैं जा सकता हूँ, पर उस पर वो थोड़ी चीज़ आएगी जो लोकल आपको फील करवाएगा कि यहाँ क्या फेस्टिवल होता है, क्या चीज़ें होती है। तो वो फिर मुझे उसके साथ ले जाता था कि भाई उनकी लोकल वाली दोस्तों की महफिल कैसी होती है, वो क्या पार्टी करते हैं, तो वो फील करा मैंने। फिर उसने मुझे व्हेल मछली दिखाई, आसपास के टूर कराए। फिर जैसे मैं तंजानिया में था, तो तंजानिया में भी मैं कोविड में फंसा था, सेकेंड लॉकडाउन में। तो वहाँ मेरा दोस्त था केल्विन, तो उसने बोला कि भाई वहाँ जान, क्योंकि तंजानिया वाले लोग बोलते थे कि हम तो इबोला सहन कर गए, कोविड से क्या ही होगा। और वो उस समय एकमात्र कंट्री थी जो ओपन थी कि आ जाओ, कोई वीज़ा वैक्सीन नहीं चाहिए। तो सब लोग वहीं फंसे थे। तो उसने, मैं जा रहा था, उसने बोला रुक जा, कि इंडिया जाएगा तो वैक्सीन लगवानी पड़ेगी और फंस जाएगा। तो उसने मुझे बार टेंडरिंग सिखा दी कि भाई कैसे क्या बनते हैं। तो मैंने 15-20 दिन उसकी बार टेंडर साथ काम करा। रोज सुबह हम दोनों भाई जाते थे, भाई कैफ़े खोलते थे, साफ़ सफाई करते थे। अच्छा। फिर शाम को काइट सर्फिंग वगैरह करते थे। फिर रात में वहाँ अफ्रीकानो क्लब था लोकलों का, सिर्फ अफ्रीकन्स होते थे, वहाँ जाके मस्ती करते थे। अच्छा जी। तो वो पूरा अलग अलग वाइब होता है कि आप मतलब एक लोकल वाली लाइफ जी रहे हो। फिर जैसे कैसी कंट्री है, कैसे लोग हैं वहाँ के? लोग काफ़ी अच्छे हैं, मतलब पोलाइट है। गरीबी बहुत है वहाँ? गरीबी है, पर ये कि इतनी गरीबी नहीं है। ऐसा अगर आप पर कैपिटा इनकम देखोगे तो इंडिया से तो उनकी ज़्यादा ही है। तो वो लोग, क्योंकि टूरिज़्म बेस्ड कंट्री है, अच्छा खाते हैं, पर उनका इतना
हाई डिज़ायर नहीं है जैसा हमारे यहाँ होता है, क्योंकि वो उनका पता है कि उनका बेसिक्स क्या है, कि उनको क्या, जैसा अपने यहाँ होता ना कि ये कार लाया तो मुझे वो वाली कार चाहिए, वहाँ वही पुरानी कारें चल रही है, वही बजाज की गाड़ियाँ चल रही है, जो बॉक्सर चल रही है, जो हमारे यहाँ बॉक्सर है वहाँ पे लेटेस्ट गाड़ी है, तो वहाँ पे वही पुरानी चीज़ें सब चल रही है। तो लोग मस्त मतलब खुले विचार के लोग हैं, घूमते फिरते खाते पीते रहते, पार्टी करने में यकीन करते हैं। तो पार्टी करने यंगस्टर्स ही आ रहे थे या बड़ी उम्र के भी आते हैं लोग? मैंने देखा मैक्सिमम वहाँ सारे लोग आते हैं, मतलब मैंने 60+ वाले लोगों को भी देखा है जो वहाँ बैठे हैं कर रहे हैं। और क्लब्स, जैसे आप थाईलैंड भी गए हो, तो वो वैसे लग्जरी क्लब्स होते हैं या? नहीं नहीं, वहाँ ऐसे क्लब्स नहीं है। वहाँ ऐसे है कि कॉर्नर क्लब्स नहीं होते जो हम मूवीज वगैरह में देखते हैं, स्पीकर लगा दिया और गाने चल स्पीकर रहे लगा दिया, गाने बज रहे हैं। वैसे लग्जरी क्लब्स नहीं है। लग्जरी क्लब जांजीबार में है क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है, दार एस सलाम में वो टूरिस्ट प्लेस है। ज़ांज़ीबार में हमने ऐसा भी सुना है वहाँ सेक्स टूरिज़्म काफ़ी है, कि वहाँ अडल्ट मतलब बड़ी उम्र के वाइट्स आते हैं, वहाँ के यंगस्टर्स, यंग जो ब्लैक लौंडे होते हैं उनको पालते हैं, खर्चा पानी देते हैं और उनके साथ इंटीमेट होते हैं। ऐसा देखा आपने? नहीं, वहाँ है तो सही, मतलब मेरे दोस्त ने बताया था कि ऐसा ऐसा यहाँ होता है कि मेनली यूएस से और यूरोपियन नेशन से लोग आते हैं, और मतलब चल रहा है ऐसा। खैर इतना डिटेल में अपन ने समझा नहीं, पर हाँ वहाँ होता है ये सब चीज़ें कि लोग आते हैं, स्पेशली वुमेंस जो आती है और वहाँ बच जाती है, या फिर कुछ कुछ होते हैं जो उनको लेके भी जाती है साथ में। और कौन सी कंट्री आप रेकमेंड करोगे लोगों को जाएं तो उस तरीके से लोकल की तरह रह के देखें? मतलब लोकल की तरह रह के एक्सपीरियंस करने लायक कौन कौन सी कंट्रीज़ आपको लगी कि बढ़िया है, कि इंडिया से अलग भी हैं और मज़ेदार भी हैं? तो इंडियंस के लिए, क्योंकि थोड़ा कम बजट ट्रेवलर भी होता है इंडिया से, तो आप मेरे हिसाब से आप श्रीलंका जाएं। श्रीलंका बहुत खूबसूरत कंट्री है, इंडिया जैसी है, बट सस्ती है। श्रीलंका ऐसा नहीं लगेगा कि आप साउथ इंडिया ही आ गए? नहीं, पर वो डिफरेंट है, मतलब साउथ इंडिया तो है, चलो मान लिया कि उस एरिया में, पर वो वहाँ का मतलब श्रीलंका साफ है, एक साफ अलग बहुत है। अलग वाइब देता है, नेचर है, पूरा जंगल है, हाथी वाथी दिखते हैं, रोड पे आ जाते हैं, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। टी के बागान है, ट्रेन चलती है एक एला से, वो खूबसूरत है, बीचेस अच्छी है। वहाँ पे आप ऑटो भी तो रेंट कर सकते हाँ, आप ऑटो चला सकते हो, मतलब ऐसा कि एयरपोर्ट से ले, और एयरपोर्ट से आप ऑटो ही रेंट कर लो, 4 भाई ऑटो से पूरा श्रीलंका घूम। और मैक्सिमम फॉरेनर्स करते हैं, वो आते हैं 3 दोस्त और मस्त ऑटो लेके पूरा कंटेंट बनाते हुए निकलते भाई। फिर वियतनाम एक अच्छी कंट्री है जो आप लॉन्ग ट्रेवल कर सकते हैं, जैसे आप दानांग से। फिर वियतनाम एक अच्छी जगह है फोंगना, वहाँ पे दुनिया की सबसे लंबी केव है। मतलब केव ऐसी है कि केव के अंदर इकोसिस्टम है, हाँ, मतलब 200-250 किलोमीटर लंबी केव है वो, और केव के अंदर ही नदी है, केव के अंदर ही उनके बादल होते हैं, अंदर ही बारिश मतलब आती है उसका और एक्सपीडिशन होता है उस केव का। अच्छा, तो इतनी अच्छी केव है वो। तो वो बुक करके जानी पड़ती है? मतलब वहाँ पे ट्रेवल एजेंट्स है, बाकी ऑनलाइन भी होता है, पर लोकल के तो साथ वो आप डे जाओ। टूर में ही हो जाती है या वो अंदर ही रुकवा भी देते हैं? नहीं नहीं, अंदर रुक, मतलब ऐसा कि 7-8 दिन का होता है केव के अंदर ही, अच्छा, पूरा एक्सपीडिशन है वो, कि आप जाओगे अंदर, मतलब ये कि आप से आपने अवतार देखी होगी, आपको ऐसा फील आएगा कि एक केव है, ऊपर से पेक है, पर अंदर उसका इकोसिस्टम है, कि अंदर उसमें झरने भी है, पेड़ भी है, तो नदी भी है, नेचुरली बिल्ट है वो। पूरा नेचुरली। ओह क्रेजी जगह है ये तो। फिर जैसे कंबोडिया गया था मैं, कंबोडिया का एक किस्सा है। कंबोडिया मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ थोड़ा सेफ फील नहीं हुआ मुझे, कि वहाँ पे जैसे मेरा एक दोस्त था, दोस्त का मतलब मुझे होटल में मिला था, हॉस्टल में मिला था, तो उसका पासपोर्ट चोरी हो गया था, वो आया उसी दिन। तो वहाँ पे थोड़ा मैंने क्राइम देखा, थोड़ा ज़्यादा है, कि वहाँ पे ब्राइबरी भी बहुत चलता है, कि आप पैसा दे के कुछ भी कर सकते हो। तो मैं बाई रोड कंबोडिया से थाईलैंड जा रहा था, तो हमने बस बुक करी, तो शाम की बस थी, हम पहुँचे तो बस में पूरा सीमेंट वीमेंट, मतलब पूरा बस भरा हुआ है, सिर्फ 2 सीट आगे की खाली है। तो मैंने बोला भाई ये क्या है, बोले कि ये इसमें सब सामान जाएगा, आप दोनों ने 2 सीट बुक करी थी, ये 2 सीट आपके आगे। मैंने भाई तू ब्रेक मारेगा तो हमारा तो प्लास्टर हो जाएगा, इतना सामान लेके जा रहा है। तो वो माना नहीं, फिर थोड़ी बहस हुई, फिर मैंने उसको फ़ोन लगाया, जो ऑपरेटर था, उसने दूसरी बस करी, दूसरी बस आई भाई, वो भी ऐसी, मतलब वो कि एकदम डरावनी बस, उसके अंदर पूरी केबिन्स बने हैं, उसमें लड़कियाँ ही लड़कियाँ, और एकदम लाल पीले हरे नीले बल्ब जल रहे हैं। तो 2 पाकिस्तानी और थे, तो हम 4 लोग थे। तो वो भी हमारी ये बातचीत चल रही थी कि भाईजान ये कहाँ गए, बोलता कि अब ठीक है, अब थाईलैंड जाना, अब साथ में चलते हैं, जो भी हो, यही आखिरी ऑप्शन है।
तो उन्होंने हमको बोला कि बॉर्डर पे आएंगे, बॉर्डर पे आपको ये बंदा मिलेगा, तो आपको उस पार मतलब इमिग्रेशन के उस पार ये बंदा मिलेगा, उसके गले में एक ID कार्ड होगा, वो आपको लेके जाएगा। तो बॉर्डर के पहले ही उसने हमें बस से उतार दिया, पैदल चल के बॉर्डर गए, बॉर्डर क्रॉस करा, कोई नहीं आया। अच्छा। वहाँ से दूसरी बस करके थाईलैंड गए। तो वहाँ पे बस वाले स्कैम्स और ये सब काफ़ी हैं। गरीब देश है ना कंबोडिया तो। गरीब है, पर ये कि वहाँ पे पॉलिटिशियन का वो बोलबाला है कि वहाँ चलता। पार्टीज तो बढ़िया है वहाँ पे। आपने करी वहाँ पे पार्टी? पार्टी 1-2 पार्टी करी थी, पर मतलब ऐसा आपको जैसे आप वियतनाम में आपने करी होगी, थाईलैंड में करी होगी, दुबई में करी होगी, वैसा फील नहीं आएगा आपको। पर ये कि मतलब एक होता ना कि आपको एक सेफ फील कराए कोई कंट्री, वो वहाँ मुझे फील नहीं हुआ। मैं तो अंगोर वट वहाँ पे है, वो बहुत बड़ा टेम्पल है, शिव जी का टेम्पल है ना। तो वो देखने में वहाँ गया था। वो मतलब था कि वहाँ जाना है मुझे। बढ़िया है वो, बहुत बढ़िया है। आज भी पूजा वूजा होती है वहाँ पे? पूजा मतलब ऐसा पूजा वूजा तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि वो यूनेस्को की प्रॉपर्टी है। उसी के चक्कर में ही थाईलैंड और कंबोडिया की लड़ाई हो रही है ना। नहीं, एक दूसरा टेम्पल है, वो बॉर्डर पे अलग है। ये अलग है। तो ये मतलब मेन बौद्धिज्म वाला वहाँ पे है, जैसे हिंदू टेम्पल है, पर वहाँ बौद्ध का भी इतना ही, क्योंकि वो बुद्धा का काफ़ी उसमें है। और भाई पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले मैं चाहता हूँ, सिंस आप इतनी टफ सिचुएशंस में सरवाइव कर चुके हो, इतना कुछ आपने देखा है, आपने माउंट एवरेस्ट की डिफ़िकल्टी भी देखी है, ट्रैवल भी करा है, इतनी दुनिया देखी है, तो मैं चाहता हूँ आप यंगस्टर्स को कुछ मैसेज दो कि भाई लोग ना बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं, या बहुत परेशान हो जाते हैं, या हिम्मत हार जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। आपने तो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी है एक तरीके से, तो आपकी क्या इंस्पिरेशन है, या आप क्या कहना चाहोगे यंगस्टर्स को? तो मेरी एक ही इंस्पिरेशन है लोगों से कि आप मतलब जो हमारी अभी लाइफ चल रही है, क्योंकि काफ़ी लोगों की लाइफ टफ चल रही है, क्योंकि कुछ लोगों के पास काम नहीं है, कुछ लोगों के पास रिलेशनशिप इशू है। हर लोगों की एक ना एक कहानी है, कहीं ना कहीं कोई फंसा है। हर इंसान का एक समिट होता है कि भाई मुझे पैसा कमाना है, मुझे यहाँ सक्सेस होना है, पर लोग वहाँ पहुँचने के बाद अपने आप को भूल जाते हैं। फिर वो फैमिली खो देते हैं, रिलेशनशिप खो देते हैं, सारी चीज़ें धीरे धीरे छूटती जाती है। तो आप कितना भी जैसे मैं समिट पे गया, तो समिट पे जाने से तो मेरा काम हुआ नहीं, मुझे नीचे आना था। तो आप ये भी भूलो, मतलब ये मत भूलो कि आप नीचे क्या छोड़ के आए हो। आपको नीचे हमेशा आगे कि आप हवा में कहाँ भी चले, पर आपका पैर तो ज़मीन पे होना चाहिए। तो वो आप ध्यान रखिए। और दूसरा है कि आप आउटडोर एक्टिविटी स्टार्ट करें, क्योंकि आजकल के, क्योंकि हमारे ज़माने में तो चलो हम बचपन में जंगल मतलब बाहर ही खेला करते थे। आजकल के बच्चे फ़ोन पे देखते हैं, टीवी पे यूट्यूब देखते हैं, तो इतना आउटडोर एक्टिविटी कम हो गया, तो लोगों को और जो ह्यूमन बॉडी और नेचर का जो कनेक्शन है वो भी कम हो गया। तो पहले घर वाले छोड़ देते थे, अगर कोई गेहूँ बिन रहा है तो हमने गारा खा लिया, तो किसी को पता नहीं है कि चलो खा लिया, इतना लोड नहीं। आजकल पेरेंट्स बच्चों को इतना पैम्पर करते हैं कि वो इतने मतलब स्ट्रॉन्ग बन ही नहीं पाते। तो सब आउटडोर एक्टिविटी करवाएं, जंगलों में जाए, एक दिन नेचर में रहें, आउटडोर एक्टिविटीज़ ट्राई करें, सर्वाइवल चीज़ें सीखें कि आप कहीं मतलब आप खुद ही सीखें घर पे कि भाई ये फायर स्टार्टर है, मैं इसको कैसे सीखूं, क्योंकि स्किल है ना, ये आपके काम आएगी। वाटर फिल्टर करना सीखे, शेल्टर बनाना सीखे, एक टेंट रखे घर में, ऐसे रात में छत पे लगा के सो जाइए, फील करे कि भाई तारे देख के नींद कैसे आती है। तो कुछ कुछ चीज़ें हमेशा ट्राई करनी चाहिए। राफ्टिंग करने जाए, पैराग्लाइडिंग करने जाए, हाइकिंग करें। तो ये चीज़ें धीरे धीरे लोग छूटती जा रही है, क्योंकि अभी तो एआई का ज़माना है। आजकल सारी चीज़ें, सही बात है। लोग स्विट्जरलैंड की चीज़ें एआई पे इंडिया में बना लेते हैं। तो लोग घूमना कम कर रहे हैं, और जो घूमने जा भी रहे हो तो वो मैक्सिमम लाइक जैसे कोई पार्टी के हिसाब से जा रहा है, कोई चीज़ें घूमने के हिसाब से जा रहा है। पर रियल एक्सपीरियंस आप ले, किसी भी कंट्री में जाए तो लोकल से मिले, उनसे पूछे कि भाई यहाँ पे क्या चीज़ें होती है, वो चीज़ एक्सपीरियंस करें। कुछ ना कुछ आउटडोर करते रहे, क्योंकि अगर आपकी बॉडी मूवमेंट में रहेगी तो आप उतने हेल्दी रहोगे, क्योंकि आपका माइंड भी चाहता है कि आपकी बॉडी मूवमेंट करे। आप जितना बैठे रहोगे उतनी आपकी बॉडी वीक होगी। ऑल राइट भाई, हम इसी अच्छे नोट पे ख़त्म करते हैं इस एपिसोड को। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, और उम्मीद है जनता को भी सीखने को मिला। अगर आपको भाई कुछ क्वेश्चंस है जो पर्सनली पूछने हैं, आपका माउंटेनियरिंग में इंटरेस्ट है, आउटडोर एक्टिविटी में इंटरेस्ट है, आपको लगता है भाई कि मुझे मधु भाई से कनेक्ट होकर कुछ पूछना है उनसे, तो उनका इंस्टाग्राम स्क्रीन पे फ्लैश हो ही रहा था, डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक डाल रहे हैं, आप जाकर इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। और बस हम मिलेंगे आपसे एक और मज़ेदार एपिसोड में। टिल देन अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए, फिट रहिए, और इमरजेंसी में कैसे सर्वाइव करना ये हमने सीख ही लिया है। तो उम्मीद है ऐसी कोई इमरजेंसी आए ना, बट हम हमेशा तैयार रहेंगे।
तो मिलेंगे हम नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।